प्री 2023 के अंदर जो पेपर आया था उसके इंडियन पॉलिटी के अपन सारे क्वेश्चन आज देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पेपर जो आया था वो थोड़ा सा टिपिकल था। टिपिकल साइड के अंदर कह सकते अपन ने जितने क्वेश्चंस करे हैं 2022 तक, उसके बाद यहाँ पे जब आप चेंज देखोगे 2023 के अंदर तो आपको बहुत सारी चीज़ों में चेंज दिखेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं टिपिकल कह सकती हूँ कि पेपर टिपिकल आया था। इन असेंस व्हाट डज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले बात करी गई द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। दूसरी बात है द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, एक बार इस चीज को यहाँ पे देख लो। टू द लीगल रिक्वायरमेंट दैट द स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल लीगल राइट्स ओन टू अ पर्सन इंक्लूडिंग द राइट टू फेयर प्रोसीजर एंड प्रोटेक्शन बिफोर डिप्रिविंग एन इंडिविजुअल ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है जो कि किसी भी पर्सन को स्टेट द्वारा दी जाती है, जिसमें उसके सारे लीगल राइट्स जो होते हैं पर्सन के द्वारा जो ओन करे जाते हैं उनको राइट, वो वाले जो राइट होते हैं उनको सिक्योर करा जाता है। जैसे राइट हो गया फेयर प्रोसीजर का, प्रोटेक्शन अगर उसकी प्रॉपर्टी, उसकी लाइफ और उसकी लिबर्टी हम छीन रहे हैं। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है एक पर्सन को सारे लीगल राइट्स देना ताकि वो अपने आप को किसी भी चीज़ के अंदर डिफेंस कर सके, अपनी बात को कानून के सामने रख सके, उसे सजा मिलने से पहले, उसे एक्यूज ठहराने से पहले ये चीज़ होती है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो सबसे पहले नेचुरल जस्टिस को करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज क्लोजली लिंक्ड emphasizing the need for fairness, impartiality and the opportunity to present a defense. It ensured that the decisions are made based on an unbiased and a just procedure which uphold public confidence in the legal system. देखो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है ना, इसके अंदर दो कार्डिनल पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने होते हैं। एक सबसे पहला ये होता है कि जो अपराधी होता है या फिर जिसे हमने अपराधी भी नहीं, जो पर्सन है जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है वो पर्सन अपना डिफेंस पेश कर सकता है। ठीक है, पहला तो यानी वो अपनी बात सबके सामने रख सकता है। फिर दूसरा ये चीज़ होती है कि इसके अंदर जो जज होता है ना वो अनबाइज्ड होना चाहिए। वो पर्सन कभी भी अपने केस के अंदर जज नहीं बन सकता जिस पे केस चल रहा हो। तो जो जज जब भी बनेगा, जो डिसीजन देने वाला होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अनबाइज्ड होना। जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि सजा देनी है या फिर छोड़ना है। तो नेचुरल जस्टिस में दो पॉइंट होते हैं। एक तो कि पर्सन अपना डिफेंस खुद रख सकता है, उसके पास ये राइट है कि वो अपना अपना डिफेंस किसी पर्सन को या फिर किसी भी तरह से अपना डिफेंस रख सके, अपनी बात को सबके सामने रख सके। दूसरा जो जज होता है या फिर जो डिसीजन लेने वाला होता है वो अनबाइज्ड होना चाहिए। वो पर्सन कभी भी अपने केस का जज नहीं बन सकता। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होते हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब भी यही होता है कि पर्सन को अपने लीगल राइट्स मिले। लीगल राइट्स मिले यानी कि वो अपने जो पॉइंट्स है वो सबके सामने रख सके, अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए उसे जो भी एविडेंस वगैरह चाहिए वो सबके सामने रख सके, उसको अपने सारे जो लीगल राइट्स हैं वो सारे मिले। तो यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो किससे रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से। पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी जो होती है वो लीगल राइट देती है, नेचुरल जस्टिस भी लीगल राइट देता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है, देखो नेचुरल जस्टिस मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बिना जो कानून का प्रोसीजर है उसको फॉलो करे बिना आप किसी को भी सजा के प्रावधान करते हो। जो कानून मतलब जैसे किसी ने चोरी करी है तो चोरी करने की जो सजा होती है वो आप बिना फॉलो करे हुए लॉ को उनको वो देते हो, तो वो चीज़ बेसिकली जनरल लैंग्वेज के अंदर नेचुरल जस्टिस कहलाती है। नेचुरल जस्टिस के बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पे इसकी दो डेफिनेशन पढ़ी जो मैंने आपको पहले बता दी। और किसी का इंटरव्यू भी था तो वो ये कह रहा था, वो ये चीज़ समझा रहा था कि नेचुरल जस्टिस होता है जो नेचर, प्रकृति के हिसाब से जो जस्टिस करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने मंदिर के अंदर गहने चुराए और किसी ने घर के अंदर गहने चुराए, तो दोनों को सजा मिलेगी कानून के हिसाब से, उनको अपनी बात रखने का अधिकार होगा। बस इतना समझ लो कि नेचुरल जस्टिस जो होता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से ही होता है। इसके अंदर दो राइट्स होते हैं जो पर्सन को प्रोटेक्ट करते हैं। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि नेचुरल जस्टिस में होता है जो प्रोसीजर होता है लॉ के द्वारा वो फॉलो जनरली नहीं करा जाता। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ फेयर होगा दोनों के केस में। ये तो अगर सजा मिलनी है तो लॉ के हिसाब से मिलेगी, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो यहाँ पे लॉ लॉ होता है, कानून होता है, उसके सामने सभी बराबर होते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अप्रोप्रिएट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैं इस क्वेश्चन को हट कहूँगी क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं है, अगर आपको ये चीज़ें पता है तो ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेरा जो क्वेश्चन जाएगा वो हट कैटेगरी में जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला देखो,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं। इन इंडिया prisons are managed by the state government with their own rules and regulations for the day to day administration of prisons। ये स्टेटमेंट मैंने क्यों बोला था कि हार्ड पेपर है, क्योंकि ये स्टेटमेंट और ये अपन रीजनिंग मैथ्स वगैरह के अंदर क्वेश्चंस करते हैं। अब इन्होंने जनरल स्टडीज में भी ऐसे ऑप्शंस घुसा दिए थे। इन इंडिया prisons are governed by the Prisoners Act 1894 which expressly keep the subject of the prisons in the control of the provincial government। प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, क्यों है, क्योंकि मैं आपको ये बता देती हूँ क्योंकि रिसेंटली करंट में ऐसे उस टाइम पे पूछा गया था। प्रिजन्स एक्ट जो 1894 का था, प्रिजन एक्ट 900 का था, जो ट्रांसफर ऑफ प्रिजन एक्ट 1950 का था, उसको रिव्यू करा था और उसको मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 के अंदर लेके आने की बात चल रही थी या फिर लाया गया था, कुछ ऐसा था करंट के अंदर। तो इसलिए ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो यहाँ पे प्रिजन्स एक्ट की बात करी गई है और यहाँ पे बोला गया जो प्रिजन्स है वो किसके द्वारा मैनेज करी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको 2021 के अंदर एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको ये लिखा था कि प्रिजन्स जो होती हैं वो कौन सी में आती हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आती हैं। यही चीज़ थी। देखो स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास प्रिजनर्स के जो रिलीज के होते हैं वो रूल होते हैं, खुद के रूल्स होते हैं, क्योंकि जो प्रिजन है वो किसके में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो यहाँ पे वही चीज़ देखो, इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विथ देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। तो फर्स्ट वाला सही है, मैं कह सकती हूँ। अब सेकंड वाला देखो, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्नड बाय प्रिजनर्स एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली कीप द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये वाली चीज़ भी सही है क्योंकि यहाँ पे प्रोविंशियल, देखो ये एक्ट मुझे नहीं पता कि ये 1894 है, लेकिन ये किसके अंडर रखी जा रही है, प्रोविंशियल। प्रोविंशियल किसे कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को ही कहते हैं। तो जब प्रेजेंस है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट ही उसको रूल डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। मतलब ये प्रेजेंस जो है वो किसके द्वारा गवर्न करी जाती है, प्रेजेंस एक्ट 1894, और वो किसके अंदर आएगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन ये बस इतना ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू में अगर 2021 का क्वेश्चन अपन करके गए होते तो अपन को पता होता जो प्रिजन्स हैं वो किसके अंदर आती है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है। तो ये दोनों वहाँ पे सही हो जाते। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सेट ए है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। चीफ पर्पस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्रमुख प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप में प्रतिबंधित करता है। हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे देखो, इट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर द मेकिंग द नेसेसरी लॉ। ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, ठीक है। वो बोलता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हार्मफुल फैक्ट्रीज के अंदर चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन नहीं होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं डाउट है, ठीक है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट। देखो पॉलिटिकल ऑफिस बनाना और गवर्नमेंट बनाना ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम नहीं है, ये बिना कॉन्स्टिट्यूशन के भी हो सकती है, गवर्नमेंट बन सकती है, पॉलिटिकल ऑफिस बन सकते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था तब भी राजा महाराजा थे, उनकी गवर्नमेंट थी, तो ये तो रॉन्ग होगा। इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हम कह सकते हैं ये 100% सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, आपने डीपीएस भी पढ़ी होगी। तो वहाँ पे जब फंडामेंटल राइट्स है तो वो गवर्नमेंट पे एक लिमिट लगा रहे हैं, वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हैं। अगर 356 आर्टिकल के अंदर वो इमरजेंसी भी बता रहे हैं कि नेशनल में अगर कुछ हो जाता है तो वो कंट्रोल कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप तभी प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो जब ये आर्टिकल 356 के अंदर ये कंडीशंस दे रखी हो, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल कहीं पे भी नहीं लगेगा। और जब लग जाता है अननेसेसरी तो वो कोर्ट में जाता है और फिर कोर्ट में फिर केसेस आते हैं तो वो उनमें डिसीजंस भी आते हैं। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से लिमिट कर रहा है और डिफाइन कर रहा है कि गवर्नमेंट के क्या पावर्स है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी, ये उसके अंदर दे रखा है, लेकिन ये सिक्योर करने का काम पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इस चीज़ को सिक्योर करने में काम करते हैं। तो डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव और नेसेसरी लॉ, ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं लेकिन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट 100% आंसर क्या है, ऑप्शन सी, क्योंकि बेसिकली इसका पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का यही होता है कि वो गवर्नमेंट का पावर बताए कि उसके पास क्या काम करना है और ये भी बताए कि उसकी कहाँ लिमिट है और उसको कहाँ काम नहीं करना। तो ये क्वेश्चन ईजी कह सकते हैं। चीफ पर्पस पूछा है, देखो यहाँ पे हाईलाइट भी करा है इन्होंने चीफ, तो वैसे पर्पस ये भी है, लेकिन यहाँ पे सिक्योर कर रहा है सोशल जस्टिस, ये भी है। इम्प्लीमेंट कोई और करेगा लेकिन सिक्योर कर रहा है, बोल रहा है सोशल जस्टिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल होना चाहिए, लेकिन इसका चीफ पर्पस जो है वो यही है कि वो डिफाइन करे और लिमिट करे किसके पावर को, गवर्नमेंट को। तो इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है और इसका आंसर इसलिए क्या है, सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया
Which one of the following constitutional amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right? हमसे ये पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है? इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया गया है जिसने क्या करा है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो था फंडामेंटल राइट का उसको ओवरकम करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सारे पता होने चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने हटा दिया था, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करा था। वैसे तो देखो 42 और 44 के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जाना है। 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इसका आंसर तो वैसे ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, लेकिन उसके बाद में जितने भी उसमें रिफॉर्म करे गए थे वो किसी, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के समय का था, फिर इसके अंदर जितने भी रिफॉर्म, जैसे उन्होंने जो पार्लियामेंट थी, जो लोकसभा थी, उसका कार्यकाल 6 साल बढ़ा के कर दिया था, तो फिर इसको हटाया गया था 44 के अंदर। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, तो एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता, इसलिए शायद उन्होंने ड्रॉप करा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इनैक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पर ये मतलब पता नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसके अंदर भी 9 शेड्यूल की बात होती है, तो जिसको बचाने के लिए जुडिशियल रिव्यू से पहले स्टार्टिंग में डाला गया था। फिर 42 अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स जोड़े गए थे, बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे तो आंसर ये होना चाहिए, अगर वो नहीं ड्रॉप करते तो मेरे हिसाब से आंसर 42 अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए। फिर 44 के अंदर मैंने बताया जितनी भी रेमेडीज़ थी उनको दूर करा गया था, 42 में जनता गवर्नमेंट आई थी। और 86 में क्या करा गया था, 21A आर्टिकल जोड़ा गया था, जिसके अंदर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी जो चिल्ड्रन होंगे जिनकी एज 6 से 14 ईयर्स के बीच में होगी, और जो मैनर होगा वो स्टेट डिटरमाइन करेगा। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें ऐड करी गई थी कि हर सिटीजन की ये ड्यूटी होनी चाहिए, हर पेरेंट और गार्जियन की ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करे बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐड करी गई थी। अब मेरी बात सुनो, इसके अंदर ना फंडामेंटल राइट्स में ये भी ऐड हुआ है, क्योंकि 21 होता है लाइफ एंड लिबर्टी, उसके अंदर 21A ऐड करा गया था। 44 भी फंडामेंटल से है, ये भी रिलेटेड है फंडामेंटल से, और इनडायरेक्टली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं आता। तो यहाँ पर ये सारे ही हैं, इसलिए शायद उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। 100% श्योर नहीं कह सकते क्या रीज़न है यूपीएससी ने ड्रॉप करा है, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो सारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तब भी देख लेना, नहीं करना है तब भी देख लेना, क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी ड्रॉप कर चुका है ये क्वेश्चंस, तो ऐसे अगर फ्यूचर में आते तो वो ड्रॉप ही कर देगा। अब उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन और निकाय हैं, उन पे विचार कीजिए। सबसे पहले है द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। हाउ मेनी ऑफ दीज अबाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? अब देखो, मैं इसलिए कह रही थी कि यूपीएससी ने 2023 के अंदर ऐसा ब्लंडर करा है ना, इसमें ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4। अब इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये कैसे जज करेंगे कि किस बच्चे को कितनी नॉलेज है, कि उसने सही करा या नहीं करा? तो मैं 2023 कह सकती हूँ कि जिस बच्चे का लक होगा ना, अगर उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी होगी तो भी उसका सिलेक्शन हो गया होगा। अब यहाँ पे देखो, द नेशनल और 2023 में आपने ब्लंडर्स देखे ही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हैं, और यूपीएससी की अभी बहुत ज़्यादा गलती भी आ रही है, केस आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, यूपीएससी के चेयरमैन को भी रिज़ाइन करना पड़ा, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर ही है। और ये पेपर भी देख लो आप कैसा बनाया था इन लोगों ने, द नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला कमीशन देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि 102 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंदर बनी थी, तो ये तो है, फर्स्ट वाली तो है, फर्स्ट है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये आपको पता है नहीं है, ये लक्ष्मीकांत ने भी दे रखी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि स्टैब्लिश करी गई थी प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंदर। फिर नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी दोनों ही नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि स्टैब्लिश करी गई थी एक ऑर्डर द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फिर द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी। तो यहाँ पर अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो सिर्फ एक ही बॉडी है, वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। सपोज अब देखो इसके अंदर क्या ब्लंडर है, जैसे सपोज किसी को आंसर नहीं पता, किसी को ऐसे लगता है कि ये आंसर इसका ये है, उसने बोला कि लॉ कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसको ऐसा लग रहा है, तो अब वो किसी एक पर्सन को ये पता है और एक पर्सन को, दोनों ही 1 को टिक करेंगे। अब उनमें से किसके पास करेक्ट नॉलेज है ये किसको पता है? तो यहाँ पर, और ऐसा ये नहीं कि पॉलिटी के 1 या 2 ही क्वेश्चंस दिए हैं, ऐसे उन्होंने सारे क्वेश्चंस दिए हैं और अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर 2023 के अंदर यूपीएससी ने प्री के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लंडर करा था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
Consider the following statement. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done him, her in the performance of duties of his, her office of the President before the date of decision become invalid. The election for the post of the President of India can be postponed on the ground that the some legislative assembly have been dissolved and the election are yet to be take place. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes time limits within which she has to declare his her assent. How many of the above statement are correct? इनमें से ये पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है. फिर वही ऑप्शन है ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ थ्री और नन. इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर एक है, दो है, या फिर तीन है, या फिर एक भी नहीं है. ये चीज़ पूछी गई. अब देखो सबसे पहले ये तो लक्ष्मीकांत में इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है. इसमें सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है अगर उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित कर दिया जाता है, नल घोषित कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा जितनी भी ड्यूटीज़ उसकी इलेक्शन को वॉइड होने से पहले घोषित करी गई होंगी वो भी इनवैलिड हो जाती हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज़ मेंशन भी है. जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था जनवरी के अंदर. अब ये केस चल रहा है लेकिन ये बात पहुंच गई अगस्त तक. तो अगस्त से जनवरी तक उन्होंने जो भी काम करे होंगे वो वॉइड हुआ अगस्त में घोषित उनका है ना इलेक्शन. तो इससे पहले उन्होंने जितने भी काम करे होंगे उनको इनवैलिड घोषित नहीं करा जाता. वो एज इट इज़ है, वो एज इट इज़ ही रहेंगे. लेकिन अगस्त जहाँ पे वो वॉइड घोषित हो गया उसके बाद जितने भी काम होंगे वो नहीं होंगे. तो इसलिए ये वाला जो है ये एकदम क्या बोला है, वॉइड घोषित इनवैलिड. तो ये गलत है क्योंकि उन्होंने क्या बोला, हिज और हर ऑफिस बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड. तो ये चीज़ गलत है. फर्स्ट वाला रॉन्ग है. सेकंड वाला चेक करो. Election for the post of the President of India can be postponed on the ground that the some legislative assembly have been dissolved and the election are yet to be take place. तो ये भी गलत है. ये भी गलत क्यों है? देखो यहाँ पे लक्ष्मीकांत लगा रखी है. Where an assembly is dissolved, the members cease to qualify to vote in the presidential election, even if fresh elections to the dissolved assembly are not held बिफोर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. और यहाँ पे लिखा है नॉट पार्टिसिपेट. तो मतलब समझ रहे हो, अगर वो डिसॉल्व हो जाती है और उसके फ्रेश इलेक्शन भी हो जाते हैं तब भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी. तो उनके जो इलेक्शंस नहीं हुए होते हैं उससे कोई भी जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के वो पोस्टपोन नहीं करे जाते सिर्फ इस बात पे कि जो असेंबली है वो डिसॉल्व हो चुकी है. तो ये भी रॉन्ग है. थर्ड वाला देखो. व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट विद इन विच ही और शी डिसाइड टू डिस्क्राइब. ये एकदम गलत है. कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब नहीं करा और बेसिकली टाइम लिमिट तो बिल्कुल भी डिस्क्राइब नहीं करी है कि वो कितने दिन में प्रेसिडेंट उसको भेजेगा. किसी में भी डिफाइन है क्या? नहीं. इवन तो जो वीटोज लगते हैं, वीटो के पावर है प्रेसिडेंट के पास, उसमें भी डिफाइन नहीं है कि 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में उनको भेजना ही भेजना होगा. ऐसा नहीं होता. सबके अलग अलग है. पॉकेट वीटो अलग है, उसकी कंडीशंस अलग होती हैं. तो जितने भी वीटोज हैं उनका अलग अलग पावर है. तो यहाँ पे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक भी टाइम लिमिट और जो प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं करी है. तो इसलिए ये भी गलत है. तो इनमें से कोई भी सही नहीं है. इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ दीज. कोई भी सही नहीं है. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो. विथ रेफरेंस, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं. विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड द मनी बिल इन इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फाइनेंस बिल और मनी बिल जो है उन दोनों के वित्त विधेयक और धन विधेयक जो है उनके बारे में आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और हमें उनमें से चेक करना है. हमसे पूछा इनमें से कौन सा करेक्ट है. 1 होगा, 2 होगा, सारे होंगे या फिर नन ऑफ दीज होंगे. तो सबसे पहले स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. सबसे पहले क्या बोला है? व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन बी अमेंड रिजेक्ट द बिल. सबसे पहली कंडीशन बोलती है कि जब लोकसभा जो फाइनेंस बिल होते हैं उसको राज्यसभा के पास भेजता है तो राज्यसभा उसे अमेंड कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है. दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि व्हेन लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन. तो ये बात तो एकदम सही भी है कि अपन ने मनी बिल के जब भी क्वेश्चन करें तो अपन ने ये चीज़ देखी हुई है कि प्रीवियस जो क्वेश्चन आए थे कि लोकसभा जब भी राज्यसभा को बिल भेजती है मनी बिल का तो वो सिर्फ 14 दिन के लिए उसको होल्ड करके बता सकती है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकती. और कभी भी वो रिकमेंडेशंस दे सकती है 14 दिन के अंदर अंदर, लेकिन वो अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती. तो ये तो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी कर चुके हैं. तो ये वाला तो अपन को पता है, ये सही है. इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर द फाइनेंस बिल. तो यहाँ पे देखो तो अपन को मनी बिल की बताया कि मनी बिल के अंदर जॉइंट सिटिंग नहीं होती. ये बात हमें 100% पता है. बट यहाँ पे क्या बोला गया? बट अ जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी. देखो नेसेसरी कुछ भी चीज़ नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में नेसेसरी किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहा गया है. बस उन्होंने बताया गया है कि ये इतने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना है किसी फेडरल फीचर में, जो फेडरल फीचर है स्टेट का, तो जो स्टेट है उसके 50% से ज़्यादा का अप्रूवल होना चाहिए. जो स्टेट है 50% से ज़्यादा अगर उसे पास कर देते हैं तो फिर वो अमेंडमेंट बिल पास होकर एक्ट बन जाएगा. जो भी चीज़ है वहाँ पे स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन नेसेसरी आपको करवाना ही करवाना है तो वो कंडीशन पे बेस्ड होगा. अब नेसेसरी है
50% पास की नेसेसरी ऐसा तो नहीं कहा गया ना उसमें कि 50% स्टेट को फेडरल फीचर को पास करना ही, फेडरल फीचर से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसको स्टेट 50% को नेसेसरली उस चीज़ को पास करना ही होगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तो ऐसा नेसेसरी के लिए यहाँ पे बोला गया है, तो फाइनेंस बिल के लिए नेसेसरी की कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ सही है। और यहाँ पे देखो, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो यहाँ पे देखो राज्यसभा, पहले मनी बिल के बारे में देख लो जो अपन पहले ही कर चुके हैं। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन, इट मस्ट रिटर्न द बिल ऑफ द लोकसभा टू द लोकसभा विद इन 14 डेज विद और विदाउट द रिकमेंडेशन। तो ये चीज़ इसके लिए कही गई है। अब फाइनेंस बिल के लिए देखो, फाइनेंस बिल के लिए क्या है, इट कैन बी ईदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा। जो फाइनेंस बिल होता है वो या तो इधर रिजेक्ट करा जा सकता है या अमेंड करा जा सकता है, किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। In case of disagreement between the two houses over such a bill, the president can summon a joint sitting for the two houses to resolve the deadlock. When a bill is presented to the president, he can either give the assent to the bill or not. तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसलिए हमें ये पता है कि नेसेसरी नहीं है, इसलिए ये चीज़ गलत हो जाएगी, और ये भी सही है और ये भी सही है। मनी बिल के लिए जॉइंट सेटिंग नहीं होती, लेकिन फाइनेंस बिल के लिए होती है। मनी बिल के लिए यहाँ पर राज्यसभा उसको कभी भी अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकती, बस रिकमेंडेशन दे सकती है, लेकिन फाइनेंस बिल को वो अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, और ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला देखो स्टेटमेंट, within a state the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of the president। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी एरिया को अगर आपको शेड्यूल एरिया घोषित करना है तो उसके लिए आपको किससे ऑर्डर लेना पड़ेगा, वो ऑर्डर किसके द्वारा पास होगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ द विलेज इन द ब्लॉक। किसी भी ब्लॉक के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में जो शेड्यूल एरिया है उसका लार्जेस्ट एरिया डिस्ट्रिक्ट से बनेगा, और जो लोएस्ट है वो क्या, क्लस्टर ऑफ विलेज से बनेगा। तीसरा वाला स्टेटमेंट कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट होगा आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू द यूनियन होम मिनिस्ट्री ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया ऑफ द स्टेट। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो चीफ मिनिस्टर होगा वो जो एनुअल रिपोर्ट होगी वो किसके सामने रखेगा, यूनियन होम मिनिस्ट्री के सामने। ठीक है, कि कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है शेड्यूल एरिया का उसके स्टेट में। अब हमसे पूछा गया हाउ मेनी ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, हमसे ये चीज़ पूछी गई है। अब यहाँ पे इस चीज़ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को पहले ये वाली चीज़ देख लो, फिर उसके बाद में मैं सारी चीज़ें बता दूंगी। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 में प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर मे by public notification specify the tribe or tribal community or parts of a group within tribe or tribal community which shall for the purpose of the constitution be deemed to be a scheduled tribe in relation to that state। यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्टिकल 342 कहता है कि प्रेसिडेंट गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद ये नोटिफाई कर सकता है कि इस स्टेट का पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर आता है, इसलिए वो शेड्यूल एरिया घोषित किया जा सकता है। दूसरा वाला देखो, द एग्जैक्ट डिमार्केशन ऑफ दिस एरिया इज डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, देयर इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट स्टेटस एंड अदर फैक्टर सिमिलर टू इट। तो यहाँ पे बोला गया डिमार्केशन किसके बेस पे होता है, ट्राइबल की पॉपुलेशन पे, उनकी इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट स्टेटस पे, और जितने भी फैक्टर्स गवर्नमेंट को कंसिडर करने हैं उनके हिसाब से। शेड्यूल 5 क्या कहता है कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, कंसर्न स्टेट का, वो रिपोर्ट पेश करता है प्रेसिडेंट के सामने, ना कि वो पेश करी जाती है रिपोर्ट किसके सामने, यूनियन होम मिनिस्ट्री के सामने। तो अब यहाँ पे अपन सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट कि विथ इन अ स्टेट नोटिफिकेशन शेड्यूल एरिया का किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज़ सही है, वो प्रेसिडेंट ही करता है, लेकिन किससे कंसल्ट करके, गवर्नर से। तो फर्स्ट वाला सही है स्टेटमेंट। जो लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट शेड्यूल एरिया के अंदर बनती है वो डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट क्लस्टर के बेसिस पे बनती है। तो देखो ये चीज़ बताई गई है कि जितनी पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से बनेगी, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये करेक्ट मान लेते हैं। फिर थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का वो रिपोर्ट पेश करता है एनुअल किसके सामने, यूनियन होम मिनिस्टर के सामने। जबकि ये बात हमें पता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो पेश नहीं करता, गवर्नर पेश करता है प्रेसिडेंट के सामने, ना कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के सामने। तो यहाँ पे ये भी रॉन्ग है, ये तो यहाँ पे ये थर्ड वाला रॉन्ग है। थर्ड रॉन्ग है तो दो सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। फर्स्ट भी ऑप्शन करेक्ट है और सेकंड भी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि
देखो यहाँ पे आपकी मर्जी है ना कि जो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनानी है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोएस्ट क्लस्टर लेवल पे बना लो, लेकिन वो किस पे डिपेंड होगी, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड होगी और कितनी पॉपुलेशन है वो ट्राइब की वहाँ पर उसके हिसाब से होगी। तो ये भी इसलिए सही है और ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 आर करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। The Supreme Court of India has held in some judgment that the reservation policies made under Article 16(4) of the Constitution of the India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement second क्या देखो, फर्स्ट वाला समझा देती हूँ। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ जजमेंट में ये बात कही है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई जाती है आर्टिकल 16(4) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के, वो लिमिट कर सकती हैं, वो लिमिट करी जा सकती हैं किसके द्वारा, आर्टिकल 335 के अंदर। किसको मेंटेन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव की एफिशिएंसी को। सेकंड वाला बोलता है कि आर्टिकल 335 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये डिफाइन करा गया द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या एफिशिएंसी होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको डिफाइन करा गया है। तो अब सबसे पहले तो ये वाली चीज़ देख लो कि आर्टिकल 335 क्या कहता है। आर्टिकल 335 कहता है क्लेम्स द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। तो यानी कि यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड वाला रॉन्ग है, तो जहाँ पे सेकंड वाला रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट, तो ये वाला मेरा ऑप्शन गया। फिर यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, तो ये भी ऑप्शन गया कि दोनों करेक्ट है, और ये भी ऑप्शन गया दोनों करेक्ट है। डायरेक्टली आंसर क्या निकल के आ गया, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर तो डायरेक्टली ऑप्शन सी आ गया। अब फर्स्ट वाले को चेक कर लो। फर्स्ट वाले में 16(4) की बात करी गई है। अब देखो 16(4) क्या कहता है, यहाँ पे देखो 16(4) कहता है posts are reserved for the socially and educationally backward classes who are not adequately represented in the state services. तो 16(4) कहता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, 16(4) कहता है मोर देन 50% रिजर्वेशन इन द बैक फिलिंग। तो यहाँ पे फिर इंदिरा सहाने केस आता है 1992 के अंदर, जिसके अंदर ऐसी रूल करता है कि जो रिजर्वेशन की लिमिट होती है वो कितनी होनी चाहिए, 50% और नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आता है क्रीमी लेयर का, किसके अंदर, ओबीसी के अंदर। द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन इज नॉट गिवन टू द सिटीजन बिलोंगिंग टू द क्रीमी लेयर, यानी ओबीसी के अंदर भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। तो 64 को समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो 35 है, 335 है, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी गई है रिजर्वेशन पॉलिसी की सर्विस और पोस्ट के अंदर, और 16(4) के अंदर भी वही बात करी गई। तो इसको कौन लिमिट कर रहा है, आर्टिकल 335 लिमिट कर रहा है। इसके ऊपर 1664 के अंदर कौन लिमिट लगा रहा है, आर्टिकल 335, क्योंकि ये शेड्यूल एरियाज के और शेड्यूल ट्राइब्स की पोस्ट और सर्विस के अंदर क्लेम्स की बात करता है, यानी रिजर्वेशन की बात करता है इनडायरेक्टली। तो इसलिए यहाँ पर ये भी सही है और ये वाला भी सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ आपको अगर ये स्टेटमेंट पता चल गया कि सेकंड इनकरेक्ट है, इसलिए अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी। अब उसके बाद अगर ऐसे क्वेश्चंस आगे आते हैं और अपन को एक स्टेटमेंट पता चल जाए तो अपन ये कर सकते हैं। और एक और चीज़ आपको ये भी बताती हूँ कि जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं ना, जैसे 335 आर्टिकल ये डिफाइन कर रहा है, पर्टिकुलरली स्टेट कर देना, तो वो क्वेश्चंस में जनरली गलत ही होता है। अब देखो अगर अपन तुक्का लगा रहे हैं तो वो सही चला गया तो सही चला गया, वैसे तो सही जाते हैं, लेकिन गलत हो गया तो फिर उस टाइम पे अपन कुछ कर नहीं सकते। 100% ऐसा है कि हमेशा ऐसा होगा ये चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर अपने क्वेश्चन में देखना आप सॉल्व भी करोगे, तो जैसे उन्होंने आर्टिकल किसी को डिफाइन करा है, आर्टिकल 289 को डिफाइन करा है, तो उसकी जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी वो डिफाइन नहीं करी जाएगी, फिर वो गलत होगी। तो ऐसा होता है, 100% श्योरिटी से नहीं कह रही, लेकिन अगर आप फंस जाओ, आपको लगे कि डू एंड डाई वाली कंडीशन है, तो आप उसको रॉन्ग मार्क कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को अपन को कंसिडर करना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंस। ऐसा कहा गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट को बचाए किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। फिर दूसरा बोला गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सटेम्प्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसमें कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि स्टेट जो होता है, जो भी पर्सन प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर हेल्ड करा गया है, उसको वो लीगल सर्विस प्रोवाइड नहीं करा सकती, रोका गया है स्टेट को उसको लीगल सर्विस प्रोवाइड करने से। फिर थर्ड वाला देखो, अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ द टेररिज्म एक्ट, पोटा एक्ट बोलते हैं इसको, 2002 का, कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग में कि किसी भी क्रिमिनल ने, कोई भी अक्यूज होगा, अगर उसने अपना कन्फेशन कराया पुलिस के सामने, तो उसको जो है एविडेंस नहीं माना जाएगा। इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट का है और ये वाले दोनों हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले क्या बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसको प्रिवेंट करेगी, स्टेट को, किससे, इंटरनल डिस्टर्बेंस से। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से प्रोटेक्ट करती है, आर्टिकल है 355 के अंदर। इम्पोज अ ड्यूटी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज द इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो फर्स्ट वाला तो सही है, इंटरनल से और एक्सटर्नल दोनों से प्रोटेक्ट करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन
देखो ये वाला सेकंड वाला गलत है। क्यों गलत है, इस बात को ऐसे समझो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रोकेगी किसी को भी। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर भी किसी भी पर्सन को हेल्ड करा गया है तो उसका लीगल राइट कुछ तो होंगे ना। ऐसे ही आप पटक के उठा के किसी को तो नहीं डाल सकते ना। तो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं रोकेगी। हाँ, कुछ लिमिट्स लगा सकती हैं लेकिन वो एक्सटेम्प्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट एकदम गलत है। और पोटा एक्ट के अकॉर्डिंग में जो अक्यूज्ड है, अब देखो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जो पुलिस के सामने जो भी मुजरिम होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है। मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि ये चीज़ होती है कि वो गुनाह कबूल कर लेता है तो कोर्ट में इस बात को पेश कर दिया जाता है कि हाँ इसने गुनाह कबूल करा था। फिर उस पर जो एविडेंस वगैरह होते हैं और सुने जाते हैं कि पुलिस में उसने क्या कहा था, कैसे कहा था। तो वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है। तो यहाँ पे एक बार देख लो, थोड़ी सी चीज़ें बता रही हूँ आपको। आर्टिकल 221 के अंदर अ पर्सन हु इज अरेस्टेड हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड फॉर देयर अरेस्ट एंड द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ देयर चॉइस। तो आर्टिकल 22(1) के अंदर जो पर्सन को अरेस्ट करा गया है उसको ये राइट है कि उसको ये बताया जाए कि उसको किस कारण से हेल्ड करा गया है। दूसरी बात, उसको ये राइट होता है कि वो कंसल्ट कर सके और अपने आप को डिफेंड कर सके। ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 32 ऑफ द पोटा एक्ट जो आता है, ये चीज़ मैंने आपको स्टेटमेंट सेकंड के लिए बताई है। अब थर्ड वाले स्टेटमेंट के लिए देखो, सेक्शन 32 पोटा एक्ट के, अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर नॉट लोअर इन रैंक देन अ एसपी and recorded by such police officer either in writing or in any mechanical or electronic device like cassette, tapes or soundtracks from out of which sound or image can be reproduced, such shall be admissible in the trial of such person for an offence under this act। तो पोटा एक्ट ये चीज़ कहता है कि अगर उसने एसपी से ऊपर रैंक के जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, एसपी या एसपी से ऊपर जो रैंक के पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनके सामने कोई भी कन्फेशन किया है, वो राइट में लिख लें, वो उसको रिकॉर्ड कर लें, वीडियो और ऑडियो जिसके अंदर सुनाई दे सके, तो उसको ऐसा एविडेंस पेश करा जा सकता है। तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे कैन नॉट लिखा हुआ है इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। हमसे पूछा कौन सा करेक्ट है, करेक्ट है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ओनली वन इज करेक्ट। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी साल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से दो क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए, प्रेसिडेंट पे बेस्ड दो क्वेश्चन पूछ लिए गए इसी साल पे। अब देखो फर्स्ट वाला क्या है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर बात हो रही है, उसके बारे में पूछा गया। द मेंबर nominated to either house of the parliament or legislative assembly of a state are also eligible to be included in the electoral college। ये चीज़ कही गई है कि जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसके अंदर जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और पार्लियामेंट के, उनको इंक्लूड करा जाएगा। देखो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पौंडीचेरी। यानी उनके इलेक्टोरल कॉलेज में सिर्फ वही होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। देखो द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द मेंबर्स बोथ nominated and elected and nominated of the state legislative council, the nominated member of the legislative assembly of Delhi and Pondicherry do not participate। देखो डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, फर्स्ट रॉन्ग है तो इसको काट देते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, हायर द नंबर ऑफ द इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। जितनी हायर एमएलए की बात करी जा रही है तो यहाँ पे हायर होगी, जितनी ज़्यादा असेंबली की सीट्स उतनी ही हायर वैल्यू होगी वोट की एमएलए की। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने आपको पहले भी करवाया है। ये वाला देखो पहले, सबसे पहले ये देख लो फिर इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे 2018 में जब मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन कर रही थी, तब करवा रही थी, तब मैंने आपको ये बताया था, समझाया था कि जो एमएलए होता है, एमएलए की वोट की वैल्यू किससे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टोटल वैल्यू, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट से, और इनडायरेक्टली होती है टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। यही चीज़ है, यही इसका फॉर्मूला दे रखा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो वैल्यू होती है वोट की, वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, पॉपुलेशन से, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होती है, सीट्स जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर है, यही चीज़ है। या फिर मैं कह सकती हूँ इलेक्टेड मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट एमएलए की बात हो रही है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात होगी, ये चीज़ होती है। अब देखो सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान से समझना। सेकंड वाला ऑप्शन अपन को क्या कह रहा है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स। हायर यानी देखो इस पहले इनडायरेक्ट, ये वैसे ये वाला जो रिलेशन है वो सबको आता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि जो डायरेक्ट, जैसे वैल्यू का डायरेक्टली रिलेशन किससे है, पॉपुलेशन से, तो इसका मतलब होगा कि
पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो वैल्यू भी इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो वैल्यू भी डिक्रीज होगी। वहीं पे वैल्यू का जो इनडायरेक्ट रिलेशन है किससे, सीट से, मतलब नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स का। तो यहाँ पे अगर सीट डिक्रीज होगी तो वैल्यू इंक्रीज होगी, वैल्यू डिक्रीज होगी तो सीट इंक्रीज होगी। ये इन्वर्सली होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा घटता है तो पहला वाला बढ़ता है, इन्वर्स चलते हैं। लेकिन जब ये डायरेक्टली होते हैं तो दोनों एक साथ बढ़ते हैं, दोनों एक साथ घटते हैं, ये चीज़ है, ये रिलेशन है। अब देखो इस चीज़ को ऐसे समझो जो मैं समझा रही हूँ। फर्स्ट सेकंड वाला स्टेटमेंट अपन को क्या कह रहा है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव नंबर ऑफ सीट्स, यानी ये सीट्स जो हैं वो ज़्यादा है, तो द हायर द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। तो वैल्यू ऑफ द वोट हायर होगी या लोअर होगी, लोअर होगी। जितनी ज़्यादा ये जो सीट्स की वैल्यू है वो हायर होगी, तो जो वैल्यू है वोट की वो क्या होगी, लोअर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी अपना रॉन्ग हो गया। बात तो मैं ये वाला जो क्वेश्चन है आपको एकदम सिंपल मैथ्स के टर्म्स में, मैथ्स और फिजिक्स के अंदर ऐसे ही क्वेश्चंस करे जाते थे। फिजिक्स के अंदर बेसिकली यही चीज़ देखी जाती थी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर उसका एक कांस्टेंट आता था। तो वही चीज़ यहीं पे, वही कॉन्सेप्ट यहीं पे भी अप्लाई होता है। अब नेक्स्ट वाला देखो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो एमपी की वैल्यू है वो किससे ज़्यादा है, केरला से ज़्यादा है। यानी केरला से ज़्यादा है तो यानी कि एमपी की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होनी चाहिए केरला से। और यहाँ पे देखो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला, कि जो एमएलए की जो, अब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट देखो, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। यानी जो वैल्यू है वोट की एमपी के एक एमएलए की, वो वैल्यू जो है वो केरला से ज़्यादा है। हमसे ये चीज़ पूछी गई है, ठीक है, ये चीज़ अपन देखेंगे, मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता। अब यहाँ पे देखो थर्ड फोर्थ वाला देखो स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द पौंडीचेरी। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द पौंडीचेरी इज हायर दैन दैट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। ये बोल रहे हैं कि जो पौंडीचेरी है उसकी वैल्यू हायर है किससे, अरुणाचल प्रदेश से। क्यों हायर है, ये ऐसा बोल रहे हैं बिकॉज द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन अपॉन टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन पौंडीचेरी, या इलेक्टिव सीट्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन और इलेक्टिव सीट्स से। तो ये बात सही है कि देखो जब भी हम वैल्यू निकालते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर एमएलए की, तो हम कैसे निकालते हैं, पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं हम किसको, टोटल नंबर ऑफ द सीट्स, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये वाला जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हमसे ये चीज़ बोल रहा है कि पौंडीचेरी का जो पौंडीचेरी जो है उसका ये जो रेशियो है पॉपुलेशन अपॉन इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स, ये किससे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश से। तो ये वाली चीज़ इसलिए सही है, क्योंकि जो फॉर्मूला है उसी की बात कर रहा है, तो इसके अंदर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अब फर्स्ट वाला तो सही है तो इसको सही कर देंगे, मैंने ये पेपर के अंदर गलत करा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं वहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो गई थी। तो फर्स्ट वाला तो सही है। अब मुझे बचा यहाँ पे थर्ड वाला, थर्ड में डाउट है, दो गलत है, दो गलत है, यानी कि अब देखो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं, दो गलत है तो थ्री तो नहीं हो सकते, ऑल फोर भी नहीं हो सकता, या तो ओनली वन होगा या फिर ओनली टू होगा, यही ऑप्शन हो सकते हैं। तीन नहीं हो सकते क्योंकि हमें दो के लिए 100% श्योर है वो गलत है, तो फोर भी सही नहीं हो सकते। तो अब थर्ड वाले को चेक करते हैं, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। अब देखो ये जो चीज़ है ना ये थोड़ा कॉमन सेंस से सॉल्व होगा, पेपर में मेरे से तो दिमाग नहीं लगा था। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, मेरा दिमाग एकदम बंद हो गया था। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं अभी बैठ के करूँ या फिर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मैं इसको सोच सकती हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकती हूँ। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मतलब यहाँ पर अब हम एक चीज़ चेक करते हैं। देखो पॉपुलेशन हमें नहीं पता किसकी ज़्यादा होगी, एमपी की या केरला की ज़्यादा होगी, हमें ये चीज़ पता नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का एक तरीका जो हम देख सकते हैं पेपर के अंदर, वो क्या होता है, देखो मेरा तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था क्योंकि मेरा वहाँ पे बिल्कुल दिमाग नहीं चला था पेपर के अंदर। अब इसको क्वेश्चन को यहाँ पे देखो, वैल्यू जो होती है वो वैल्यू जो है यहाँ पे वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इलेक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स के। इलेक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, एरिया के। जितने ज़्यादा बड़ा एरिया होगा उतनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी और उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। तो यहाँ पे जो एमपी है वो सेंटर में और यहाँ पे जो केरला है वो एकदम एंड में। तो एरिया किसके पास ज़्यादा है, एमपी के पास ज़्यादा है। एमपी के पास पहले इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया था, फिर इसके अंदर से काट के झारखंड, छत्तीसगढ़ और वो जो उत्तराखंड वो अलग अलग हुए थे, तब इसका एरिया छोटा हो गया था और राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ गया था। तो एरिया वाइज सबसे पहले कौन था, एमपी था 2000 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये एमपी सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे केरला इतना है, तो सीट्स किसके पास सबसे ज़्यादा होंगी, एमपी के पास सीट्स ज़्यादा होंगी। देखो मुझे इसकी नंबर ऑफ सीट्स नहीं पता, एमपी की भी नहीं पता और केरला की भी नहीं पता, बस मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि एमपी की जो सीट्स हैं इलेक्टेड नंबर वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू केरला। अगर सीट्स एमपी की ज़्यादा है
तो ऑब्वियस सी बात है, सीट्स अगर केरला से ज़्यादा हैं तो जो वोट ऑफ वैल्यू होगी वो कम होगी एमपी की, किससे? केरला से। क्योंकि यहाँ पे इलेक्टेड नंबर ऑफ सीट्स क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये किसी की ज़्यादा है तो वैल्यू क्या होगी उसकी? कम होगी। तो अगर एमपी की सीट्स ज़्यादा हैं केरला से तो वैल्यू जो होगी एमपी की वो केरला की एमपी से कम होगी। ये चीज़ होगा केरला के। तो यहाँ पर वही देख लो स्टेटमेंट को, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ द मध्य प्रदेश इज ग्रेटर, ग्रेटर नहीं होगी, वो लेसर होगी। तो इसलिए यहाँ पे थर्ड वाला रॉन्ग है। थर्ड वाला रॉन्ग होने से यहाँ पे ओनली 1 हो जाएगा, क्योंकि अपना फोर्थ वाला स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड भी रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखो जैसे अपन पहले करते आ रहे थे कि फर्स्ट ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, तब अपने सही हो जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो एलिमिनेशन मेथड भी नहीं लगा। अब यहाँ पे देखो मैंने लिख लिया था कि किसकी कितनी वैल्यू है। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए पौंडीचेरी में 16 होती है और अरुणाचल प्रदेश में 8 है। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी है कि यहाँ पे पौंडीचेरी की हायर वैल्यू होगी वोट की एमएलए की एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखो ये पौंडीचेरी की और अरुणाचल प्रदेश की है। अब देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा कि जो मैंने आपको एरिया का बताया था कि आप एरिया से देख लो, पौंडीचेरी का एरिया इतना है और अरुणाचल प्रदेश का इतना ज़्यादा एरिया है, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट भी आया था। फिर यहाँ पे अगर आप केरला की देखो तो केरला में 152 है और एमपी की कितनी है? 131 है। ये क्वेश्चन अपने आप में एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों है? देखो क्योंकि अपन ने जो फर्स्ट थर्ड वाले ऑप्शन को है अपन ने किसके बेसिस पे निकाला? एरिया से देखा कि एरिया अगर एमपी का ज़्यादा है तो उसकी सीट्स भी ज़्यादा होंगी। लेकिन वहीं पर पौंडीचेरी का एरिया 4 जगह पे है और इतना छोटा-छोटा है और अरुणाचल प्रदेश का कितना ज़्यादा एरिया है और वहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश की सीट्स एकदम कम है और यहाँ पे पौंडीचेरी की ज़्यादा है। तो लेकिन फिर अपन ने क्या देखा? अरुणाचल प्रदेश और पौंडीचेरी में क्या देखोगे? पॉपुलेशन भी देखोगे। तो उन वैल्यूज़ को कंसिडर करके यहाँ पे ये आंसर आया। वैसे ही यहाँ पे एमपी और केरला में अपन ने इनडायरेक्ट आंसर फाइंड करने के लिए क्या करा था? एरिया को फाइंड करा था। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। इस चीज़ को थोड़ा-सा सोचना, कुछ स्टेट्स लेना अपने हिसाब से और उसको कंपेयर करके देखना। पेपर में अगर ऐसे ऑप्शन 1 और ओनली 2 हैं तो फिर वापस से बोल रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा फँस रहे हो, डू और डाई है, तभी अटेम्प्ट करना, अदरवाइज़ लीव इट। क्योंकि फँस जाओगे ना, क्योंकि फँसने से अच्छा है, नेगेटिव लेने से अच्छा है कि उसको छोड़ दिया जाए। यहाँ पे एक और बात पूछनी थी, 1995 से जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 1995 से 2024 एक और ईयर बचा हुआ है, उसके क्वेश्चंस करवा दूँगी, अगर टाइम मिलेगा तो। तो मैं क्या सोच रही थी कि इन सारे जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं, टॉपिक वाइज़ उनको कंपाइल कर दूँ। जैसे मैंने सीएपीएफ के अंदर करा था, तो जब मैं उसको कंपाइल करूँगी, तो अगर आप लोगों को कुछ चीज़ इंक्लूड करवानी है उसमें कि सपोज़ आप ये भी बता देना, आपने ये चीज़ नहीं बताई थी, तो आप ये भी चीज़ उसके अंदर इंक्लूड कर देना, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, या फिर आपको कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। अगर नहीं है तो फिर उसको मैं अपने हिसाब से बनाऊँगी, क्योंकि अगर कोई भी कमेंट नहीं आया, फिर किसी का भी सजेशन नहीं आया, तो मुझे जो चाहिए होगा, मुझे जैसा सही मुझे जो चीज़ें इंक्लूड करनी होगी फिर मैं उसके हिसाब से बता दूँगी। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा कुछ लगे कि हाँ, ये चीज़ भी उसके सबमिशन में ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें ये भी चीज़ पता चल जाए कि कैसा पैटर्न है, या फिर जो भी आपका क्वेरी है उसके अंदर लिख देना। तो अगर मैं जब वीडियो बनाऊँगी या फिर मैं जब क्वेश्चंस को उनको कंपाइल कर रही होंगी अच्छे से, तो तब मैं उस चीज़ को मेंशन कर दूँगी कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होगी। अगर कुछ है तो ठीक है और नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा सही है, तो फिर ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।